किसने मारा मेरे बाप को? किसने मारा मेरे बाप को? नूरी कारगी ने। मेरा यकीन करो, मैं कुछ नहीं जानता। देखो, सरदार यामीन के कब्जे में है। तुम्हें पता हो या ना पता हो, लेकिन यामीन जानता है क्या करना है। तुम्हारे बाबा ने सफदर, अली बसरी और दूसरे स्मगलर्स के नाम दिए वहां पर। तुम्हारे बाबा खुद नहीं चाहते थे कि उनकी तरफ से नूरी का नाम भी सामने आए, और जब ये सारे नाम इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुए तो नूरी को एक बेहतरीन मौका मिल गया अपने दुश्मनों से जान छुड़ाने का। नूरी तो शुक्रगुजार था उनका। यानी तुम्हारे बाप को कत्ल करके उसे क्या फायदा होता? क्या पता उसे डर हो कि कहीं उसका नाम भी शामिल ना हो जाए बाद में। नूरी, करीम पाशा, इसलिए उन्होंने मेरे बाप को कत्ल किया था ना। देखो, अब तक जो कुछ मैंने किया मैं उसका एतराफ करता हूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बाप को क्यों और किसने कत्ल किया है। तुम्हारा नाम है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, तुम्हारा सिग्नेचर है उस फाइल में, और तुम कुछ नहीं जानते। हाँ, किसे फोन कर रहे हो? रुक जाओ, मत करो। अंकल, फखरी कुछ नहीं बोल रहा। इसका बेटा अब आपके हवाले है। बाबा, मुझे बचा ले बाबा। नहीं यार, मेरे बाबा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बाबा! कई साल गुजर गए, इस चाकू ने खून नहीं देखा। लगता है कि वक्त आ गया। नहीं यार, तुम मुझे नहीं मार सकते। तैमूर यल्मास, बाबा मुझे बचाए बाबा। वो प्रोसिक्यूटर जिसे तुमने जेल में डाला वही चाहता था ये। प्लीज कह दो उनसे कि छोड़ दे मेरे बेटे को। फखरी ने मुंह खोलने का फैसला कर लिया है। अभी सरदार को थोड़ा इंतजार करना है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने वाला वो नहीं था। न तो उसका नाम है, न उसके साइन। उसका क्या लेना देना इस सबसे? वो चाहता था कि मैं उस कत्ल को खुदकुशी का नाम दे दूं। तुमने पूछा नहीं क्यों? अगर मैं पूछता तो मैं भी तुम्हारे बाबा की तरह कब्र में होता, यहाँ तुम्हारे सामने नहीं। पूछने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अपना इनाम जरूर हासिल कर लिया। फिर तुम प्रेसिडेंट बन गए पार्टी के, फिर एमपीए तक पहुंच गए, और अगर हम पर्दाफाश ना करते तो तुम आज मिनिस्टर बन जाते। तैमूर के अलावा और कौन शामिल था? नूरी, करीम पाशा? कोई भी हो सकता है, मैं नहीं जानता। उस वक्त तक मेरा उन दोनों में से किसी से राब्ता नहीं था। तुम्हारे बाप के केस में कामयाबी हासिल करने के बाद तैमूर ने मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर लिया। कैसी ऑर्गेनाइजेशन? अगर मैंने बता दिया तो मार डालेंगे मुझे, साथ ही तुम्हें भी खत्म कर देंगे। मेरी फिक्र मत करो तुम, और ना ही अपनी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी मेरे सवालात के जवाबात में छुपी है। अगर तुम चाहो तो नूरी को कॉल कर लो, बुला लो उसे यहां, फिर खुद उसे बता देना कि तुम यहां किस वजह से हो। दूसरी जंग अजीम के बाद तमाम नेटो कंट्रीज में मुख्तलिफ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी कुछ मकासद पूरे करने के लिए। क्या कहना चाह रहे हो तुम? नूरी और करीम पाशा इस रियासत के लिए काम कर रहे हैं क्या? रियासत तो कुछ जानती नहीं, मगर बहुत से लोग हैं जो हुकूमत में भी हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करते हैं। यही वजह है कि करीम पाशा को पल पल की खबर होती है। मैं जो कुछ जानता था सब बता दिया तुम्हें, अब और क्या चाहते हो तुम मुझसे? हारून, मैं बाबा के घर पे हूं, जितना जल्दी हो सके यहां पहुंचो। क्या मतलब है तुम्हारा? उस आदमी को जमीन खा गई या आसमान निगल गया? सर, वो अपने घर नहीं गए और ना ही अपनी बीवी के साथ थे। हमने तकरीबन हर जगह ही तलाश किया। और सरदार? उसका कुछ नहीं पता चला।
जाओ जाओ जाओ, चले जाओ यहां से। किस बात पे परेशान हो डियर? एमपी के लिए नामजद होने वाले फखरी कल से लापता हैं और प्रोसिक्यूटर मतीन के मर्डर को भी छुपाने की कोशिश की थी। अगर फखरी के लिए परेशान हो तो फिक्र ना करो, वो तब तक अपने बिल से बाहर नहीं आएगा जब तक ये मामला सॉल्व नहीं हो जाते। इस बार ये सब इतना आसान नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि कत्ल किया गया था एक प्रोसिक्यूटर को। अगर फकरी ने मुंह खोला तो हमारे लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। ये खबर तो किसी दूसरे अखबार में छपी है, लेकिन इसका आर्टिकल मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। गलत सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं। इस खबर के पीछे तो मुझे सिर्फ लैला का ही हाथ नजर आता है। फारिया, मैं पहले ही बहुत मुश्किल में उलझा हूँ। ऐसे में तुम्हारी ये जेलसी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। कैसी जेलसी? तुम ये कैसे कह सकते हो? मैं तो सिर्फ एक खबर की बात कर रही हूँ। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया नूरी? क्या उस लड़की से मुझे जेलस होना चाहिए? सर, हसन आए हैं। गुड इवनिंग। क्या हुआ? करीम पाशा मिलना चाहते हैं आपसे। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि उनका कोई एक ठिकाना नहीं होता, इसलिए मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा उनके पास। नूरी साहब, आपको ये पहनाने का हुक्म दिया गया है मुझे। क्या बकवास है? लगता है कि तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं सब कुछ बहुत अच्छे से जानता हूँ नूरी साहब, मगर ये मेरी ख्वाहिश नहीं, हुक्म है करीम पाशा का। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं, गाड़ी में बैठकर। ठीक है सर, चलिए। ये सारे लोग मिलकर एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे थे, इस मुल्क की जड़ें कमजोर करने के लिए। और इस काम को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने स्मगलिंग, ड्रग्स का इस्तेमाल और हर बुरा काम किया। और इस मकसद के लिए इन्होंने हर डिपार्टमेंट में अपने लोग बिठा दिए। लेकिन ये बात कोई नहीं मानेगा औरान। जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत ना हो, हम इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। न जाने इस तरह के कामों में और कौन कौन है इनके साथ, हम नहीं जानते। अगर तुम तैमूर और फखरी को कोर्ट तक ले जाने में कामयाब हो गए तो बाकियों तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। इस आदमी को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दोगे? अब तो हम किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकते। हम इनका तरीका ही इस्तेमाल करेंगे। तुम जाहिर करोगे कि फखरी मुल्क से बाहर है, और जब वो उसे ढूंढने में मसरूफ होंगे, मैं अपने बाप के कातिलों को ढूंढकर जेल भिजवा दूंगा। बहुत मुबारक हो सर, ये खबर तो आग की तरह फैल गई है। हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है। देखो दोस्तों, इस कामयाबी का असल सेहरा तो लैला के सर जाता है। सर इब्राहिम, अगर आप ना होते तो इस खबर को कोई पब्लिश ना करता। मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि लोगों की डिमांड भी पूरी करो और न्यूज़पेपर की भी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि नूरी और फारिया का क्या हाल हो रहा होगा ये देखकर। अगर हम उनके हिसाब से काम करने लग गए तो गया हमारा करियर। वैसे भी ये खबर तो हमने उन्हें भी ऑफर की थी पब्लिश करने की। वैसे मुझे ठीक नहीं लग रहा। उस न्यूज़ में तुम्हारा नाम तो आना चाहिए था। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज एक जर्नलिस्ट के करियर में बहुत कम आती हैं। सिर्फ उस आर्टिकल का पब्लिश होना इम्पोर्टेंट था। लास्ट टाइम मेरे नाम से जो आर्टिकल छपा उससे काफी लोगों को तकलीफ हुई। इस खबर का पब्लिश हो जाना ही बहुत है मेरे लिए। इब्राहिम सर, क्या आपको यकीन था कि आपकी खबर बिकेगी भी?
हद करते हो यार। मेरे ख्याल में तो हम यहाँ सेलिब्रेट करने आए थे, लेकिन हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। हाँ, चलो लेट्स सेलिब्रेट। कम ऑन। खुश आमदेद नूरी। क्या ये सारा एहतमाम करना जरूरी था? जहां तक मैं समझता हूं आपको मुझसे भी डर है। अब नूरी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बैठ जाओ, डरो मत। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं इस वक्त मैं किस सिचुएशन में हूं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी आंखें खोलना चाहता था ताकि तुम्हें इसका अंदाजा हो। मसला अगर फखरी का है तो मेरे सारे आदमी ढूंढ रहे हैं उसे। कुछ ही घंटों में वो हमारी गिरफ्त में होगा। मसला इस वक्त हमारे लिए फखरी नहीं है, बल्कि वो मसाइल हैं जो तुम्हारी तरफ से आ रहे हैं नूरी। मैंने आपको खबरदार किया था। मतलब फखरी को आपने वो जिम्मेदारी दी जो वो संभाल नहीं सका। एक आदमी जिसमें इतनी कमजोरियां हों, उससे उम्मीद रखी। आखिर ऐसा कौन सा आदमी है जिसकी कोई कमजोरी नहीं नूरी? बस ये सलाहियत होनी चाहिए उसमें कि वो अपनी कमजोरी को किस तरह संभाल सकता है, तभी जाकर उसे जिम्मेदारी सौंपी जाती है। मैं पिछले 20 साल से फखरी के साथ काम कर रहा हूँ। अगर इस दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माजरत चाहता हूँ। जब 20 साल तक कोई मसला नहीं हुआ तो अब क्यों हो रहा है नूरी? क्योंकि तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध दी है। तुम्हें अंदाजा ही नहीं तुम किस मुसीबत में फंस सकते हो। या तो अपनी कमजोरियां खत्म करो, या फिर हम किसी ऐसे को ढूंढ लेंगे जिसकी कोई कमजोरी ना हो। नाहिद से मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन करवाए। मसला या नाहिद का नहीं है नूरी, असल मसला तुम्हारी बेटी का है। मुझे आप मौका दें इस एडिटर को सबक सिखाने का। ये काम हसन कर देगा। अगर तुम्हें किसी को सबक सिखाना ही है तो अपनी बेटी को सिखाओ। और ये तो हरगिज भी ना भूलना तुम कि ऐसा करने से फखरी के साथ क्या हुआ था। और अगर वो ही तुम्हारे साथ हुआ तो मुझे अफसोस होगा। बाबा। बेटा, तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ। अगर आपका लेक्चर देने का इरादा नहीं है तो चलते हैं हम यहां से। नहीं, तुम अकेले जाओगे। तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे प्रोसिक्यूटर से कुछ डील करनी पड़ी। कैसी डील? उसके बाबा के केस में मुझे विटनेस बनना होगा। क्या यह आइडिया ठीक है बाबा? इसके सिवा कोई चारा नहीं हमारे पास। प्रोसिक्यूटर यह साबित करेगा कि जैसे मैं मुल्क से भाग गया हूं और पेशी तक मुझे छुपा कर रखेगा। अगर वो वाकई में कामयाब हो जाता है और आपको अदालत में पेश कर देता है तो होगा क्या? मुझे छोटी सी सजा होगी और कुछ भी नहीं। लेकिन असल मसला मेरी आजादी का है। मुझे नूरी के हाथों मजीद खिलौना नहीं बनना पड़ेगा। हम एक नई शुरुआत करेंगे और मैं तुम्हें एक अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप इसका हल निकाल लेंगे। सरदार को छोड़ देंगे और फखरी यहीं रहेगा। तुम्हें क्या लगता है वो सुकून से रहे हो यहाँ? उसके बाप की जिंदगी हमारे कब्जे में है। कोई रास्ता नहीं है उसके पास। दोनों साथ लापता हो गए तो ज्यादा लोग मुतवज्जे होंगे। तो इन दोनों के नाम का टिकट ले लेते हैं और कह देंगे भाग गए। जब तक सरदार का केस चल रहा है यहाँ, वो बाहर नहीं जा सकता। इसे कब तक हम यहाँ रखेंगे?
ये तो कल पता चलेगा जब तैमूर से बात होगी। हमारे अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये यहाँ है। और इन गार्ड्स को भी कह दो कि मोहतात रहे यहाँ पर। फिक्र मत करें, मैं यहाँ की निगरानी खुद करूंगा। अरे हाँ, याद आया, तुम कल सरेंडर कर दोगे। क्या? केस तुम्हारी फेवर में ही होगा। वो जानते हैं कि तुम भागे नहीं थे, बल्कि तुम्हें किडनैप कर लिया गया था। तुम कहना कि तुम वहां से भागकर यहां आ गए। और वो दूसरे केस का क्या? उस केस में तुम पर सिर्फ धमकी देने का इल्जाम साबित हुआ है। कोर्ट तुम्हें रिहा कर देगा, फिक्र मत करो। और अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो तुम पर भाग जाने का इल्जाम लगेगा और एक और केस बन जाएगा। प्रोसिक्यूटर, तुम अपनी हद से काफी बाहर निकल चुके हो। शुक्र करो कि मैंने अभी तक अपनी हद पार नहीं की, वरना तुम अभी यहां खड़े ना होते। लेकिन भूला कुछ नहीं हूं मैं भी ये नहीं भूलूंगा। तुम भी सुन लो, तुमने मेरा चेहरा खराब किया। ये सब खत्म होने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। रुक जाओ। जो चाहता है करने दो उसे। कोई ऐसा कदम न उठाना जिससे सब खेल बिगड़ जाए। सही वक्त का इंतजार करो। अभी तक सोई नहीं? हाँ, तुमने कुछ कहा बेटा? ये तो आपकी गोद में ही सो गया है। हाँ, पता ही नहीं चला मुझे। आप इतने साल यही सोचती रही कि आपके शौहर ने ऐसा कदम क्यों उठाया। शायद आप अपनी गलतियां भी ढूंढ रही हो, लेकिन अब हर चीज तो वाजे है। आपके शौहर बेगुनाह साबित हो गए हैं, तो अब खुद को इस तरह क्यों परेशान कर रही हैं आप? तुम ठीक कह रही हो बेटा। वाकई इस खबर को पढ़कर आज मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है। लेकिन फिर उरहान का ख्याल आ जाता है मुझे। उसे मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा। वो जब तक अपने बाबा के कातिलों को ना ढूंढ ले वो नहीं रुकेगा। बस इसी सोच से डरती हूँ कि कहीं उसके बाबा के कातिल उरहान को नुकसान ना पहुंचा दें। ऐसा ना सोचें ज़हरा आंटी। एक माँ होना इतना मुश्किल होता है क्या? इन बच्चों के सिवा हमारा इस दुनिया में और कौन है? अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? उसकी शक्ल तो उस वक्त देखने वाली थी, बिल्कुल ऐसे। मैं तो इमेजिन भी नहीं करना चाहती हूँ। लगता है प्रोसिक्यूटर का जादू चल गया है तुम पर। वैसे वो अब भी रुकने वाला नहीं है। हम जानते हैं उसे। जब तक उसके बाबा के कातिल न मिल जाए वो पीछा नहीं छोड़ेगा उनका। मैं एक जरूरी कॉल करके आती हूँ। उसका नाम लेते ही मैडम को उनकी याद सताने लगी। वैसे हम इनकी लव स्टोरी पर एक आर्टिकल लिख सकते हैं। क्या मैं कॉल कर सकती हूँ यहाँ से? जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। वैसे एक बात है, अगर लैला ना होती ना तो ये आर्टिकल लिख देती मैं, और फारिया मैडम से बोनस भी मिल जाता मुझे। पागल हो तुम तो। जानती हूँ। आई एम सॉरी सर, माफ कर दीजिए मुझे। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप जाकर साफ कर लें इसे फौरन से। हेलो हुरिया। हाँ बोलो लैला। और हान आ गया क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। ठीक है, वो आ जाए तो उसे बताना कि कॉल की थी। ठीक है, मैं बता दूंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज हुरिया। लैला उरहान के बारे में पूछ रही थी। एक बात समझ नहीं आती, उसको उरहान की फिक्र क्यों है इतनी? ये नहीं हटेगा जितनी भी कोशिश कर लो।
लगता तो ऐसा ही है। मेरी वाइफ ने गिफ्ट किया था यह सूट, इसलिए खास है मेरे लिए। वाकई अच्छा है फिर तो तुमने ये पहना है आज। तुम्हारी याद सताएगी इसे देखकर। कहना क्या चाहते हो तुम? आर्टिकल पब्लिश करते हुए डर नहीं लगता तुम्हें? तो तुम मुझे यहां धमकाने के लिए आए हो। तुम जैसे बहुत से लोगों का सामना किया है मैंने। मैं तुमसे डरने वाला नहीं। अगर मुझ जैसे किसी का सामना किया होता तो ये कहने की हिम्मत ना करते तुम। न जाने कहां से आ जाते हैं। ठीक है। कोई डॉक्टर है क्या यहाँ? हट जाइए, आप लोग मैं नर्स हूँ। इन्हें हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन थोड़ी देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक थे ये। एम्बुलेंस को कॉल कर दिया मैंने, वो बस आती होगी। मुझे बहुत अफसोस है। अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक होती जा रही हो तानिया। पहले से काफी बेहतर लग रही हो। हाँ ठीक हूँ। और देखा ना आपने, बाबा को हमारी कोई फिक्र नहीं, ना ही एहसास है। इसके जिम्मेदार तुम्हारे बाबा नहीं, मैं हूं इस सब की वजह। इस मुल्क का खून चूसने वालों के खिलाफ खड़ा हूं मैं, लेकिन अंदाजा नहीं था कि मेरे प्यारों को क्या कुछ भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे बाबा मेरी मदद करना चाहते थे और उसकी कीमत तुम्हें चुकाना पड़ी। आप एक प्रोसिक्यूटर हैं और मेरे बाबा गुंडे। आपका मकसद पॉजिटिव है, लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, और मेरे बाबा क्या है सब आपके सामने है। हर इंसान अपने तरीके से कुछ न कुछ करना चाहता है तानिया। अब इतना भी अंडर एस्टिमेट न करो हमें। हम इस सिस्टम को बदलना चाह रहे हैं उरान भाई। जानती हूँ कि आप भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। हो सकता है, लेकिन न तो मुझे और न ही तुम्हारे बाबा को दौलत या किसी और ओहदे की ख्वाहिश है। सिर्फ इंसाफ चाहते हैं हम। बाबा यही चाहते हैं कि मैं उनके गलत फैसलों में उनको सपोर्ट करूं, उनका साथ दूं, और इसी तरह मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे हर फैसले में वो मेरा साथ दें। बाबा को समझने की कोशिश करो। जितना फख्र मैंने उनकी आंखों में तुम्हारे लिए देखा है, किसी और के लिए नहीं देखा। उन्हें बस तुम्हारी फिक्र होती है और कुछ नहीं। उरान भाई, खुश आमदीद। आओ रफीक, ये तो बहुत बेहतर हो गई है। हाँ हाँ माशाल्लाह। खैर, भाई लैला आई है, मैंने सोचा आपसे पूछ लूं कि आपको पता है या नहीं। नहीं, मुझे नहीं पता। लैला? खैरियत तो है सब? पता नहीं, लेकिन वो काफी परेशान लग रही थी। मैं देख कर आता हूँ। ठीक है। बहुत शुक्रिया। लैला,
सब खैरियत तो है? तुम्हारी अम्मी को तो कुछ नहीं हुआ? नहीं इब्राहिम सर, वो अचानक गिर गए, मौका ही नहीं मिला उन्हें संभलने का। बिल्कुल समझ ही नहीं आया कुछ। सब कह रहे हैं उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि इब्राहिम सर ने वो आर्टिकल पब्लिश किया जिसके बाद वो अपने मिनिस्ट्री से हाथ धो बैठा और इब्राहिम सर अपनी जिंदगी से मार दिया उन्होंने इब्राहिम सर को। और अगर कोई ये कहे कि ये इत्तेफाक था तो ये झूठ है। कम से कम तुम तो ये मत कहना। मुझे बहुत अफसोस है लैला। माफी चाहता हूं इन सब के लिए। ये मत सोचना कि मुझे एहसास नहीं, मुझे भी उतना ही गम है जितना तुम्हें। मैं खुद इस केस को देखूंगा और अगर वाकई उनका कत्ल हुआ है तो हकीकत सामने लाने के लिए जो हो सका करूंगा। अगर उनका मर्डर हुआ है, तुमने कहा अगर, और कितने लोग अपनी जान से जाएंगे इस केस के खत्म होने तक, और किस किस को खोना पड़ेगा हमें, और कितने लोग जहरा आंटी की तरह हर रात रोएंगे, और मुझ जैसे कितनी लैला अपने कुलीग्स की लाशों को उठाएं किस तरह, और कितने ओरहान अपनी बहन की कब्र पर जाकर आंसू बहाएंगे। आखिर कब खत्म होगा ये केस? और मैं यहाँ अपना गम अपने दोस्त से बांट रही हूँ, प्रोसिक्यूटर से नहीं। और ना ही मुझे किसी मदद की उम्मीद है तुमसे, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम सिर्फ इंसाफ की बात करोगे, तो वो करो जो करना चाहती हो। लैला, लैला बात सुनो मेरी। लैला बात तो सुन लो कम से कम मेरी। ठीक है ओरहान, पता है मुझे बहुत अफसोस है तुम्हें, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। इसीलिए झूठी हमदर्दी देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे बहुत अफसोस है लैला, ये इब्राहिम का जाती फैसला था। उसने अपने फर्ज की अदायगी के लिए किसी चीज को अहमियत नहीं दी। उसने जो कुछ किया अपने प्रोफेशन से इंसाफ के लिए किया। तुम्हें जो करना है करो, रो, चीखो, चिल्लाओ, चाहो तो मुझे कसूरवार ठहरा सकती हो तुम, लेकिन अपने फर्ज से कभी पीछे मत हटना। ओरहान, बहुत लाशें देख ली मैंने, अब तुम मुझसे दूर रहो तो ही बेहतर है। क्या मतलब? हाँ, तुमसे दूर रहकर मैं भी मर गया तो? मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूं। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। जो कुछ मैंने कहा वो जज्बात और गुस्से में था। जानता हूं, कभी कभी मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूं कि जैसे अंधेरे में रह रहे हैं, रोशनी की तलाश में है, लेकिन कोई फायदा नहीं। गुस्सा आता है, परेशान होता हूं, हत्ता कि कभी कभी डर भी लगता है मुझे। लेकिन यह एहसास किसी जहर से कम नहीं है। एक दफा यह एहसास जगह बना ले, सब खत्म हो जाता है। लैला, जो कुछ भी हुआ
उस सब के बावजूद बस कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। हम मिलकर यह सब खत्म कर देंगे, और वो भी बहुत जल्द। यकीन करो मेरा, कल के बाद उनके पास कोई जगह नहीं होगी छुपने के लिए। आराम करो तुम, सोने की कोशिश करना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वेलकम मैडम। आप ठीक है ना लैला मैडम? अम्मी कैसी हैं? फिक्र ना करें, वो ठीक है, मेडिसिन वगैरह दे दी है, वो सो रही हैं। लैला मैडम, कोई मेहमान आए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त? आपकी हिम्मत कैसे हुई? कितनी बार समझाया लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया। जाकर कह दो अपने दोस्त को कि भाग जाए यहाँ से। ये बात आपको मजाक लग रही है क्या? तुम्हें मजाक लग रहा है ये? तुम्हें अंदाजा भी है मेरा यहाँ आना कितना खतरनाक है तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। बेहतर है सुधर जाओ। मैं सुधर जाऊं? किस किस्म के इंसान है आखिर आप? इब्राहिम मर चुका है, उस जैसा इज्जतदार आदमी अपनी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। थोड़ी भी शर्म नहीं आई आपको? थोड़ी भी इंसानियत नहीं बची है अब आप में? मैं सालों पहले इंसानियत भुला चुका हूँ। तुम्हारे अल्फाज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इब्राहिम ने जो कुछ किया उसके बाद ऐसा ही होना था। खबर चाहे उन्होंने पब्लिश की हो, लेकिन उसे लिखने वाली मैं थी। मुझे भी मार दे। नहीं, तुम नहीं मरोगी, ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन अगर तुम इसी तरह मेरे काम में टांग अड़ाती रही तो कोई और जरूर अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मेरी वजह से अब किसी और को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। प्रोसिक्यूटर से दूर रहो। तुम अपने साथ अपनी माँ को भी खतरे में डाल रही हो। सिर्फ एक बार मेरी बात मान लो, बर्बाद कर देगा तुम्हें प्रोसिक्यूटर। अम्मी, आप सोई नहीं अब? नहीं बेटा, सोने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नींद नहीं आ रही। मेरा इंतजार कर रही थी ना आप? पहले आप रोज किया करती थी लेकिन अब नहीं करती। हाँ, ठीक कहा तुमने, बिल्कुल सच है ये। अम्मी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा तो तुम सोचते हो ना, लेकिन यह हकीकत नहीं। वो लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे ओरहान। मैं बाबा की तरह अकेला नहीं हूं अम्मी। यामीन अंकल है, हारून साथ है, आदिल है, लैला है। यह आर्टिकल भी लैला नहीं लिखा है, इस पे उसका नाम तो नहीं, लेकिन बाबा पे उसी ने लिखा है। मैंने उस बेचारी लड़की को गलत समझा। अब इस बात पर परेशान ना हो आप। ये तो साबित हो गया है कि बाबा का कत्ल हुआ था, तो कातिल को सजा दिलवाए बगैर सुकून से नहीं बैठूंगा। ओरहान, छोड़ दो ये सब। कभी तो मेरी बात मान लिया करो। तुमने उनको बेगुनाह साबित कर दिया, अब उन लोगों से और दुश्मनी मत लो अल्लाह के वास्ते। कैसे न करूं अम्मी? मेरे बाप का कातिल बाहर आजाद घूम रहा है और मैं आराम से बैठ जाऊं? हाँ, जाने दो उन्हें। अल्लाह उनसे इस सब का बदला जरूर लेगा और बर्बाद होंगे वो लोग। बस अब मैं बहुत थक चुकी हूँ बेटा, अब मुझ में और ये सब सहने की हिम्मत नहीं है ओरहान। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं। अगर तुम खुद पर रहम नहीं करते ना, तो खुदा के लिए मुझ पर रहम खाओ। मर जाऊंगी मैं भी। अम्मी, मेरा आधा दिल तो ज़ैनब के साथ ही मर चुका है और आधा दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया। अम्मी, मेरा वादा है कि आज से आपको
रोने की कोई वजह नहीं दूंगा। खुद को परेशान मत करें। मेरी ज़ैनब, मेरी जिंदगी थी तुम। तुम्हारे जाने के बाद अब कुछ नहीं रहा, सब खत्म हो गया। काश के मैं उस दिन तुम्हारा साथ छोड़ता ही नहीं। काश मैं उस दिन अपनी नजरों से तुम्हें ओझल ना होने देता। अब क्या फायदा, गुजरा वक्त वापस तो नहीं आता ना मेरी जान से। वादा करता हूं मैं तुमसे, जिसने भी ये किया उसे ढूंढ कर रहूंगा, उसे ढूंढकर अपने हाथों से ज़ैनब, जानता हूं तुम कभी ऐसा नहीं चाहोगी, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो तुम्हें पसंद ना हो, नाराज हो जाओ तुम मुझसे। वादा करता हूं, वादा करता हूं। चलो बच्चों, नाश्ता तैयार है। अच्छा अम्मी, आखिरी लाइन लिख दो जल्दी से, फिर नाश्ता भी करना है। 8 × 3। थैंक यू। चलो आ जाओ। 8 × 3 = 11। जबरदस्त। तुम्हारे बेटी की मैथ बहुत अच्छी है हुरिया, फौरन जवाब देता है। और सारे जवाब अपने दिमाग से देता हूँ, उंगलियों पर भी नहीं गिरता मैं। वाह भाई, मेरा प्यारा बेटा, बहुत जीनियस है ये। चलो अब नाश्ते का टाइम हो गया। और हाँ, थैंक यू। तुम हमारा इतना ख्याल रखते हो, जान के लिए वक्त निकालते हो इतने सारे मसाइल के बावजूद। शुक्रिया की जरूरत नहीं, औजान ही से अब इस घर की रौनक है। जब उसके साथ होता हूं तो अपने सारे गम परेशानियां भूल जाता हूं। मैं अब चलता हूं अम्मी। हाँ, अरे नाश्ता तो करके जाओ। कर लूंगा। अल्लाह हिफाजत करे। आमीन। आंटी को तंग मत करना, ठीक है? ठीक है। और ठीक से नाश्ता करना। हाँ। क्या दरवाजे तक छोड़ने जाओगी? तुम भी अम्मी की तरह इंतजार तो नहीं करती मेरा? हाँ बिल्कुल करती हूँ, क्यों ना करूँ आइंदा। अच्छे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं, और कौन ख्याल करता है आजकल लोगों का। लेकिन तुम हमारी मदद तक करते हो और हम तुम्हारी फिक्र भी ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। फिक्र मत करो, शाम तक आ जाऊंगा। आ जाना तुम्हारा ही फायदा है। आज हम गोभी के रोल बनाने वाले हैं और तुम्हें अंदाजा है कि मैं कितना टेस्टी खाना बनाती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, उम्मीद है आज भी तुम अच्छा बनाओगे। और हाँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? देखो ओजान तुम्हारा इंतजार करेगा। शाम में मिलते हैं हुरिया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें तुम्हें देखे बगैर नींद नहीं आती है। डोंट वरी, बस मेरे लिए अच्छे से रोल जरूर बनाना,
फिर मुझे उजान के साथ मैथ भी तो पढ़नी है आज। अगर कोई अर्जेंट मसला हो तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है। स्वीटहार्ट, क्या तुम सोए नहीं थे? कैसे सोच सकता हूँ फारिया? तुम्हें खुद का ख्याल रखने की जरूरत है नूरी। अगर तुम इसी तरह से कमजोर पड़ गए तो तुम्हारे दुश्मन इसका फायदा उठाएंगे, जो नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है मेरे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। सब प्रॉब्लम्स को अपने सामने रखो और एक एक करके उनको हल करते जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सबसे अर्जेंट मसला फकरी का है इस वक्त। प्रोसिक्यूटर ने फकरी और मेरे बीच दीवार खड़ी कर दी है। अगर ये दीवार नहीं गिरी तो मसला हो जाएगा। प्रोसिक्यूटर ने दीवार खड़ी नहीं की, उस आर्टिकल ने की। प्रोसिक्यूटर से फाइल खोल सकता है और उन फाइल को तुम पहले भी बंद करा चुके हो, तो इस बार भी ऐसा ही करना। लेकिन अगर ये आर्टिकल छपना बंद ना हुआ तो कहीं क्लोज फाइल तुम्हारा ना हो जाए। नूरी सर, करीम पाशा मिलने आए हैं। जहां तक मेरी फाइल का ताल्लुक है, इसे क्लोज करना इतना आसान नहीं। गुड मॉर्निंग फारिया साहिबा। गुड मॉर्निंग। डिस्टर्ब करने के लिए माजरत चाहता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो कुछ मामलात हैं, बात करना चाहता हूँ नूरी से। कैसी बात कर रहे हैं आप? जब भी चाहें यहाँ पर आ सकते हैं। आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं जरा अपने काम देख लूँ। फखरी का कुछ पता चला नूरी? बस जल्दी पता चल जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। और कितना वक्त लगेगा? उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है हमारे लिए। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता वो सामने नहीं आएगा, और जब मैं सब ठीक कर दूंगा तो ऐसे सामने आएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमें अपने हक में अगर चीजें बेहतर करनी है तो फकरी से छुटकारा हासिल करना होगा। मैंने जर्मनी के दोस्तों तक खबर पहुंचा दी है, उन्हें सूरत हाल बता दी मैंने। इस मामले में जो जरूरी हुआ वो कर देंगे। हाँ, लेकिन फखरी को ये अंदाजा नहीं कि उसने हमारा काम कितना आसान कर दिया। फिर तो प्रोसिक्यूटर के पास कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल, लेकिन एक और भी बहुत बड़ा मसला है नूरी। अपनी बेटी के बारे में क्या सोचा? उस एडिटर की मौत की खबर ने उसे झंझोड़ कर रख दिया है। मुझे नहीं लगता कि अब वो हमारे मामलात में दखल अंदाजी करेगी। मुझे भी यही उम्मीद है नूरी। जानता हूं तुमने बहुत ही कुर्बानियां दी हैं हमारे लिए। कहीं इस मसले को हल करने के लिए तुम्हें कहीं बड़ी कुर्बानी ना देनी पड़ जाए। काउंसिल ऑफ द प्रोसिक्यूशन ने यह फैसला किया है कि मुल्जिम की गिरफ्तारी पर नजरसानी की जाए। इस केस की नौयत को मद्देनजर रखते हुए और मुल्जिम के रिकॉर्ड को सामने रखते हुए हमें यह लगता है कि मुल्जिम की जमानत की जाए और उसे जेल में ना रखा जाए। हाँ तो मिस्टर आदिल, प्रोसिक्यूटर के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? मैं बस रिहाई चाहता हूं सर। अदालत ने यह फैसला किया है कि मुल्जिम आदिल कारा के रिकॉर्ड को देखते हुए और साथ ही साथ इस केस की नोयत को मद्देनजर रखते हुए इन्हें रिहा किया जाता है। कम इन। आ जाओ उरहान। अभी एक न्यूज पढ़ी है।
तुम्हारे बाबा की इन्वेस्टिगेशन को देख रहा था। इस केस को मैं खुद लीड करूंगा। मैं जानता हूं कि आप ये केस मेरे हवाले नहीं कर सकते चीफ, लेकिन कुछ भी हो जाए मेरी जाती इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। अंदाजा है मुझे इस बात का, ये तुम्हारा जाती मसला है। समझ सकता हूं मैं इस बात को। इस इंटेरोगेशन में तुम मेरी मदद करो, खुद लीड करो तुम, लेकिन मुझे हर पल की खबर चाहिए। आप बेफिक्र रहें सर, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और हाँ, मैं अक्सर जज्बाती फैसले भी कर जाता हूं। बस इस बात का ख्याल रखना कि जज्बात में कोई फैसला ना हो, चाहे तुम्हारे बाबा का ही केस क्यों ना हो। किसी सूरत कानून हाथ में मत लेना। आपके फॉलोवर तैमूर अल्मास, मेरे बाबा के कत्ल में उनका बहुत अहम किरदार है। मगर कैसे? फखरी को उन्होंने ही मजबूर किया था कि रिपोर्ट को खुदकुशी का नाम दे दिया जाए। ऐसे आदमी को तो सालों पहले जेल में होना चाहिए था। समझ गया, तुम उससे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, परमिशन है मेरी तरफ से। बात अब हम सब की है, हमारी इज्जत की है। जाओ और जो ठीक लगे करो तुम। कानून पर लगे इस काले धब्बे को मिटाना होगा हमें। थैंक यू सो मच सर। जैसा आपने कहा था ना, बिल्कुल वैसे ही हुआ। बहुत खुशी हुई मेरे भाई। अब फखरी के पास जाओ, तुम्हारे अलावा मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। आप फिक्र मत करें। ख्याल रखना अपना। प्रोसिक्यूटर सर, मिस लैला आई, आपके रूम में है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो हैरान हो गया कि तुम यहां आई हो मेरे पास। ठीक तो हो ना? बिल्कुल भी नहीं। यकीनन कुछ खास होगा जो मेरे आने से पहले ही तुम यहां आ गई। मैं बहुत डरी हुई हूँ रहान, और ये सिर्फ मैं तुमसे कह सकती हूँ। क्यों डर रही हो लैला? मजीद किसी को नहीं खोना चाहती। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैंने क्या कुछ खोया है इस अरसे में। मुझे लगा था कि आदत हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुझे बहुत डर लगने लगा है। हम किसी को नहीं खोएंगे लैला। तुम्हें खोने से बहुत डर लगता है मुझे ओरहान। मेरे बाबा कहते थे कि खौफ इंसान की हिम्मत बढ़ाने में मदद करता है। मुझे इसी चीज का डर रहता है कि ये लोग अगर इसी तरह मजीद ताकतवर होते गए, पता नहीं मजीद कितने मासूमों की जिंदगियां बर्बाद करेंगे। और तभी मैं हिम्मत नहीं हारता। ये मुश्किलात सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, सिर्फ हमारी ही जाने खतरे में नहीं है। हाँ, लेकिन सिर्फ हम ही हैं जो इन्हें रोक सकते हैं। हम हर कदम पर खो रहे हैं अपनों को, और कितना बुरा होगा हमारे साथ। मैं डर के पीछे नहीं हट सकता, बल्कि ज़ैनब और अपने बाप के कातिलों को अंजाम तक पहुंचाना होगा। और हाँ, जानता हूं एक ही बार जिंदगी मिली है जो वक्त कर चुका हूं। चाहे कैसे भी हालात हो जाएं, मैं तुम्हें नहीं खो सकती ओरहान। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो तुमसे मोहब्बत करने वालों का क्या होगा? क्यों हो इतने खुदगर्ज? अम्मी की तरह बात कर रही हो, बल्कि उनसे भी एक हाथ आगे। आई एम सॉरी, रूड होना मकसद नहीं था। मालूम है, अगर मुझे वो ना बताते कि तुम यहां हो तो मैं कब का जा चुका होता। चीफ प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि केस हैंडल करूं मैं। कहां जा रहे हो? तैमूर की इन्वेस्टिगेशन करने, ताकि जल्द हमारे दिलों से सारा खौफ खत्म हो जाए। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ये मुमकिन हो पाएगा ओरहान? हाँ, मुझे पूरा यकीन है इस बात का, और जिस तरह मुझे यकीन है तुम्हें भी होना चाहिए लैला।
वरना अकेला पड़ जाऊंगा मैं। तानिया, तानिया आराम से, तुम अब तक ठीक नहीं हुई, चक्कर आ जाएंगे तुम्हें। नहीं, मैं ठीक हूँ बाबा। वॉशरूम जाना है क्या? मैं थक गई हूँ लेटे लेटे बाबा। तानिया, बच्चों जैसी हरकतें मत करो। क्या हो गया बाबा? तबीयत खराब होती तो बता देती ना आपको। तानिया, देखो कौन आया है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आदिल, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। शुक्र है तुम मुस्कुराई। कैसे हो तुम आदिल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। चलो तुम बहन भाई बात करो, मैं बाहर जाकर बैठता हूँ। कोई काम हो तो बुला लेना। कैसी हो तुम? अब तकलीफ तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ, कोई तकलीफ नहीं है अब। डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट का कहा है। एनीवेज तुम बताओ, रिहा कैसे हुए तुम? बस प्रोसिक्यूटर ने अपना फैसला बदल दिया। हाँ? ट्रायल मुकम्मल होने से पहले ही रिहा कर दिया उन्होंने मुझे। ओह, कितना अच्छा फैसला किया उन्होंने। तुम मुझे छोड़ो, अपना बताओ। मैं ठीक हूँ, बस यहाँ लेटे लेटे बोर हो गई हूँ। जेल में रहने से तो बेहतर है ना ये जगह। यहाँ का हाल भी जेल जैसा है, देखा नहीं तुमने? गार्ड्स खड़े हैं बाहर निगरानी करने। हाँ सही कह रही हो, तुम्हें अकेले नहीं छोड़ने वाले ही है। क्या हुआ? ये मुंह क्यों लटकाया हुआ है तुमने? मुझे नर्स बनाकर यहाँ छोड़ दिया और सारे काम खुद करते फिर रहे हैं आप। तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए अहम नहीं है क्या? किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? ठीक है, तो फिर आप यहाँ क्यों नहीं रुकते? मैं क्यों रुकूं? उरहान के काम से गए होंगे ना? बाबा, मैं आपका ही बेटा हूं। आप बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या चल रहा है? आखिर तुम में ये सवालात करने की हिम्मत कहां से आई? हाँ, जवाब दो। क्या तुम खुद को इस काबिल समझते हो? दुश्मनों की जरा सवालात मत करो। ठीक है, कोई औकात नहीं मेरी। नहीं बताएंगे ना कुछ? समझता हूं मैं। कम से कम आदिल की रिहाई का तो बता देते मुझे। अब तक जो भी हुआ है सब सामने तुम्हारे, अब खामोश रहो। बाबा मैं जा रहा हूँ, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है आपको? मेडिसिन ली उसने? बेफिक्र रहें, ले ली है उसने। लगता है औरान का ये काम पूरा होने तक ये लड़का पागल हो जाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, एक ऐसा चीफ प्रोसिक्यूटर जिसने पता नहीं कितने मुजरिमों को जेल भिजवाया और आज खुद जेल में है। मुझे तो उनकी हालत देखकर सिर्फ उन पर तरस ही आता है मिस्टर औरहान। इंसाफ एक जैसा होना चाहिए। जुर्म चाहे हाकिम ने किया हो या प्रोसिक्यूटर ने, कानून की नजर में एक ही सजा होनी चाहिए। ठीक कहा, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन इंसान। सर तैमूर साहब आ गए हैं, भिजवा दो उन्हें। प्रोसिक्यूटर आपसे बात करना चाहते हैं। आप आराम से इनसे बात कीजिए, जब बात हो जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मैंने बैठने को नहीं कहा तुम्हें। तो फिर गार्ड को बुलाओ और उसे कहो कि मुझे आकर ले जाए। मुझे मालूम है तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे सवालों के जवाब मेरे पास हैं। और अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें मेरी इज्जत करनी होगी। क्या होगा अगर तुमने अब भी मुंह ना खोला तो? फखरी भी पहले ऐसा ही था, लेकिन जल्द ही हार मान गया और तुम्हारा सौदा कर डाला। उसने बताया कि तुमने ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तब्दीली करवाई। यह बताकर खुद तो वो बाहर भाग गया, लेकिन तुम तो कहीं नहीं भाग सकते। मुझे बता दो कि मेरे बाप का कत्ल किसने किया, तो तुम्हारी प्रोटेक्शन मैं करूंगा। यह मैं अच्छी तरह जानता हूं औरहान कि मेरा बचना नामुमकिन है,
तुम्हारे बाबा की ये फाइल खुलते ही वो लोग मुझे खत्म कर देंगे। क्या होगा अगर तुमने अब भी मुंह ना खोला तो? तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे वो? तुम्हारी आखिरी उम्मीद अब मैं ही हूं तैमूर। तुम गलत हो औरहान। मेरी आखिरी उम्मीद प्रेस मीडिया है, वही मुझे बचा सकते हैं। लैला को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। और कोई ख्वाहिश है? हाँ, अगर तुम कहो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ना बुलवा लें तुम्हारे लिए, सारे टीवी चैनल्स और अखबार वाले। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। लैला के अलावा मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अगर तुम वाकई सच जानना चाहते हो तो लैला को बुलाओ और सच जान लो। आखिर तुम चाहते क्या हो तैमूर? अपनी जिंदगी की हिफाजत। मुझे तो अभी तक बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है। कुछ देर पहले तक तो हम कितने ज्यादा खुश थे। हाँ वाकई, उनका चेहरा तो मेरे सामने से नहीं हट रहा। लैला, ठीक तो हो ना? नहीं हूँ ठीक आरज़ू, बिल्कुल भी नहीं। तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर चली जाओ। सब कुछ इतना अचानक हुआ, मुझे लगता है तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। बड़े गपशप चल रहे हैं यहाँ तो। बातें करना अच्छी बात है, मगर काम में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या हुआ? ऐसे देख रही हो जैसे मुझे खा जाओगी। अब मेरे ख्याल से ये ऑफिस मेरा ही है ना? फारिया मैडम, हमारे पुराने डायरेक्टर साहब मिस्टर इब्राहिम, आज उनकी अचानक डेथ हो गई हार्ट अटैक से। हमारी नजरों के सामने हुआ ये सब। हम अभी तक शॉक में ही हैं। जब इतनी स्ट्रेसफुल खबरें पब्लिश करेंगे तो ऐसा ही होगा। इसका असर दिल पर पड़ता है और यही उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। लैला, इग्नोर करो। क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? औरहान बात कर रहा हूँ। लैला से बात हो सकती है मेरी? औरहान। हेलो लैला, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तैमूर बात करना चाहता है प्रेस से, लेकिन सिर्फ तुमसे मिलना चाहता है। क्या तुम आ सकती हो यहाँ? यही है ना तुम्हारी मेडिसिन? भूख तो नहीं लगी? लड़कों ने तुम्हें कुछ खाने को नहीं दिया? यहां दम घुट रहा है, मुझे बाहर जाना है। रुको जरा। सब ठीक है ना? जी सब ठीक है, आप फिक्र ना करें। अच्छा लग रहा है ना? अब आदत डाल लो। जब जेल में भी खुले मैदान में जाओगे तो ऐसा ही महसूस होगा। ये बात अजीब नहीं लगी कि वो सिर्फ प्रेस से बात करेगा? और अगर जरूरी भी था तो इस फील्ड में सिर्फ मुझसे ही क्यों? वो जानता है कि सच बताने के बाद बात फैल जाएगी। वो चाहे जितनी कोशिश कर ले खुद को छुपाने की, वो लोग उस तक पहुंच जाएंगे। हो सकता है यही सोच रहा हो सकता है कि सोच रहा हो तुमसे बात करके गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन मांग लेगा। पिछली खबर पब्लिश करने की कीमत इब्राहिम सर की जिंदगी थी। इस बार शायद ही मैं किसी को कन्विंस कर पाऊं खबर पब्लिश करने पर। लैला, मेरे लिए इस वक्त जो सबसे अहम है वो अपने बाबा के कातिलों तक पहुंचना है। तैमूर के सच बताने के बाद तुम्हारी मर्जी है कि खबर पब्लिश करती हो या नहीं। ठीक है।
लैला आ चुकी हैं, अब हम बात कर सकते हैं। मैं इनसे अकेले में बात करना चाहता हूं। तैमूर, बहुत हो गया। आप देख रही हैं ना लैला साहिबा, हमारे यहाँ कानून का निजाम कितना खराब हो चुका है ना। औरान साहब, आप जा सकते हैं, मैं बात कर लूंगी। मैं दरवाजे पर ही हूं। पहले आपके प्रोसिक्यूटर मतीन अतमजा के कत्ल से ताल्लुक के बारे में बात करते हैं। पहले हम उसके बेटे से शुरू करते हैं। आप जैसे जर्नलिस्ट अपने कैरियर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसा ही है ना? और हम जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्या वो तरीका सही है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उस मर्डर को कैसे छुपाया आपने। ये आप कैसे कह सकती हैं? और औरहान को कैसे पता चला कि इन सब के पीछे मेरा हाथ है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तब्दील किया गया। आप उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। आपका उस केस से ताल्लुक किसी से पोशीदा नहीं। इस केस का मेरी जात से कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उस वक्त कोई और था। औरहान को ये सब कुछ कैसे पता चला? वो मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहा है? क्या इस बारे में सोचा आपने? ये मैं नहीं जानती, लेकिन आपने जो बात छुपाई है, यकीनन उसके पीछे कोई वजह होगी। मुझे कुछ छुपाने की कोई जरूरत नहीं है लैला साहिबा। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फखरी को रिपोर्ट तब्दील करने के लिए मैंने ही कहा था, और ये बिल्कुल सच है। तो फिर पीछे क्या बच जाता है? आप खुद एतराफ कर रहे हैं। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि औरहान को कैसे पता चला। उसने मुझसे कहा कि उसे फखरी ने बताया। आप सहाफी हैं तो आप तो ये अच्छी तरह जानती होंगी कि फखरी ने औरहान को मेरा नाम क्यों बताया। फखरी एक सियासतदान है, किसी चीज की कमी नहीं उसके पास। औरहान ने आखिर फखरी के साथ ऐसा क्या किया कि वो मेरा नाम लेने पर मजबूर हो गया? क्या पता फखरी को एहसास हो गया और वो सच कहना चाहता। आप ही ने न्यूज पब्लिश की थी ना फखरी के बारे में। आपको तो खासी मालूमात होंगी उसकी। अब भी आपको लगता है कि फखरी सुधरने वालों में से है? आखिर क्या चाहते हैं आप? आपने मुझे उस गैंग के बारे में बताने के लिए बुलाया है जिन्होंने औरहान के बाप का कत्ल किया, और मुझे ये कहने के लिए बुलाया है कि औरहान के खिलाफ लिखूं और इन्वेस्टिगेशन शुरू। हरगिज नहीं लैला साहिबा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये पैगाम आप अपने बाप तक पहुँचा दें। मैं समझी नहीं, किस बारे में बात कर रहे हैं आप? नूरी कारगी के बारे में बात कर रहा हूँ। डरो मत, तुम्हारा ये राज राज ही रहेगा। अपने बाप से जाकर कहो कि मुझे फौरन यहां से निकाले, वरना औरहान के साथ साथ तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। सब बता दिया तुमने? जितना जरूरी था बता दिया। उसने नाम बताया तुम्हें? लैला, बताओ क्या कहा उसने? कुछ भी नहीं बताया। क्या मतलब कुछ नहीं बताया? इतनी देर से क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? कि तुमने फखरी से कैसे सच उगलवाया। बस इसी बारे में बात हुई तुम्हारी? क्या किया तुमने जो उसने तैमूर के बारे में बताया? कैसे मजबूर किया उसको? मैं अपने बाप के कातिलों को ढूंढ रहा हूं लैला, उसी पर बात करो। औरहान, लेकिन मुझसे क्यों छुपा रहे हो? क्या किया तुमने फखरी से सच उगलवाने के लिए? वो सवाल मत पूछो जिसका जवाब मिल नहीं सकता तुम्हें। तो फिर मुझसे भी सवाल मत करना आज के बाद। उसने तुम्हारे बाबा के बारे में कुछ भी नहीं बताया।